नमस्कार, सुन लो। यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज है थर्सडे 17 जुलाई 2025 और आज हम विश्लेषण करेंगे 17 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का। ये सारी जानकारी पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी विश्वसनीय सरकारी वेबसाइटों से ली गई है। ये विश्लेषण यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत अहम होने वाला है। हम हर खबर की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। उम्मीद है कि इस चर्चा के आखिर तक आपको न सिर्फ आज की घटनाओं की पूरी जानकारी होगी, बल्कि चीज़ों को एनालाइज करने की एक बेहतर समझ भी विकसित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक सफर। शुरुआत करते हैं एक प्रेरक विचार से। महात्मा गांधी ने कहा था, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे। मतलब भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए ये बात कितनी गहरी है ना। ये सफ़र लंबा है, समटाइम्स इट फील्स लोनली, डाउट्स भी आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत रिलेटेबल है एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन याद रखना चाहिए कि हर दिन का अनुशासन, हर चैप्टर जो पढ़ा, हर आंसर जो लिखा, वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये उस प्रशासक के बनने की प्रोसेस है जो कल लाखों लोगों का भविष्य तय करेगा। सही कहा। इस तैयारी को बोझ नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का पहला कदम समझना चाहिए। आज की मेहनत ही विकसित भारत की नींव रख रही है। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही। गांधी जी का ये कथन एक तरह से गीता के कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन जैसा ही है। मतलब फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, रिजल्ट पर उतना नहीं। यूपीएससी की तैयारी का डिजाइन ही ऐसा है कि वो अभ्यर्थी में वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, वो कैरेक्टर और वो रेजिलियंस मतलब लचीलापन विकसित करे जो एक कुशल प्रशासक के लिए जरूरी है। और जब रोज की पढ़ाई को देश सेवा से जोड़कर देखा जाता है तो प्रेरणा, मोटिवेशन वो अंदर से आती है, एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं। बिल्कुल, ये मानसिकता बहुत जरूरी है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस पर आते हैं। पहली खबर थोड़ी चिंताजनक है। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने भारत, चीन और ब्राजील को एक तरह की चेतावनी दी है। कहा है कि अगर रूस के साथ व्यापार, खासकर एनर्जी सेक्टर में जारी रखा तो 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। 100%? 100% सेकेंडरी सैंक्शंस, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये यूएस प्रेसिडेंट द्वारा दी गई कथित 50 दिन 50 डे की समय सीमा से जुड़ा है। मकसद है रूस पर यूक्रेन शांति वार्ता के लिए दबाव बनाना। ये वेस्टर्न स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यूक्रेन को नए हथियार देने और रूस व उसके पार्टनर्स पर बाइटिंग टैरिफ्स लगाने की बात कही है। और यूएस कांग्रेस में 500%, 500% तक टैरिफ का बिल लाने की भी बात चल रही है। मतलब ब्रिक्स देशों पर सीधा निशाना है। बिल्कुल। भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास यूएस लॉ मेकर्स के संपर्क में है और भारत की कॉन्सर्न्स एंड आवर इंटरेस्ट्स ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब ऊर्जा सुरक्षा पर हमारी चिंताएं और हित स्पष्ट कर दिए गए हैं। देखिए, ये स्थिति भारतीय विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस होते हैं, ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट मतलब आर्थिक कूटनीति का एक खतरनाक हथियार है। इसमें सीधे विरोधी को टारगेट करने के बजाय न्यूट्रल थर्ड पार्टीज यानी तटस्थ तीसरे पक्षों को मजबूर करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मतलब जो देश सीधे संघर्ष में शामिल नहीं हैं, उन पर दबाव बनाना। हाँ, बिल्कुल। जैसे इस मामले में भारत, चीन, ब्राजील, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता की असली परीक्षा है। भारत ने हमेशा एक मल्टी अलाइन विदेश नीति अपनाई है। मतलब रूस से हमारे पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध है, तो वहीं यूएस और यूरोप से हमारा व्यापार और तकनीक का रिश्ता है। ये अल्टीमेटम, ये चेतावनी इस संतुलन को, इस बैलेंस को तोड़ने की कोशिश है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ही है कि हम अपने फैसले स्वतंत्र रूप से अपने हितों के अनुसार लेंगे, किसी बाहरी दबाव में नहीं। तो भारत के पास क्या विकल्प है, क्या आर्गुमेंट्स हैं? भारत के पास एक मजबूत काउंटर नैरेटिव है। देखिए, कई यूरोपियन देश खुद रूसी ऊर्जा खरीद रहे हैं। ईयू ने पिछले साल अरबों यूरो खर्च किए रशियन एनर्जी पर, और खबरें हैं कि 2027 तक रूसी तेल खरीदने की उनकी योजना है। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, दोहरा मापदंड। हाँ, ये तो हिपोक्रेसी है। बिल्कुल। और यही हिपोक्रेसी पश्चिम की मांग को नैतिक रूप से कमजोर करती है। भारत इस पाखंड को उजागर कर सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरिए इस दबाव का सामना करना होगा।
ये बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट होने वाला है। अच्छा, अब वेस्ट एशिया की तरफ चलते हैं। यहाँ भी तनाव बढ़ रहा है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में काफी अंदर तक हवाई हमले किए हैं। निशाने पर सीरियन डिफेंस मिनिस्ट्री कंपाउंड, जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स और यहाँ तक कि प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास की जगह थी। दमिश्क में डिफेंस मिनिस्ट्री, जनरल स्टाफ HQ, प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास, ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। हाँ, ये दिखाता है कि हमले कितने टारगेटेड और डीप थे। इतने तीव्र थे कि लाइव स्टेट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी रुक गया। सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैजुअल्टीज की भी पुष्टि की है। इजराइल का कहना है कि यह कार्रवाई सीरिया के द्रूज अल्पसंख्यक ड्रूज माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए है। वहां सरकारी बलों और ड्रूज समूहों के बीच झड़पों में 300 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये द्रूज कौन है? द्रूज एक धार्मिक और जातीय समूह है जो मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में रहता है। उनका अपना अलग धर्म और संस्कृति है। सीरिया में ये एक महत्वपूर्ण माइनॉरिटी ग्रुप है। अच्छा, लेकिन क्या ये ह्यूमैनिटेरियन कारण ही असली वजह है? रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इजरायली सेना का लक्ष्य इस्लामिक मिलिटेंट्स को सीमा से दूर रखना और गोलान हाइट्स के पास ईरान समर्थित बलों को जमने से रोकना भी है। साउदर्न लेबनान में भी रिलेटेड एक्शंस की खबरें हैं। हाँ, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इजराइल का ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, मानवीय हस्तक्षेप का दावा है, ये एक चतुर भू राजनीतिक चाल हो सकती है। ये एक तरह की नैतिक ढाल और मॉरल शील्ड का काम करता है। इसे नैरेटिव वॉरफेयर भी कह सकते हैं। आप अपनी कार्रवाई को किस तरह पेश करते हैं? नैरेटिव वॉरफेयर मतलब कहानी गढ़ना। बिल्कुल, अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए एक कहानी बनाना। असल में ये घटना आसाद शासन के बाद के सीरिया की नाजुक स्थिति, फ्रिजिलिटी को दिखाती है। जो नई इस्लामिस्ट लेड सरकार है, वो देश पर नियंत्रण बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। यह आंतरिक कमजोरी बाहरी ताकतों, खासकर इजराइल को हस्तक्षेप करने का मौका देती है। जाहिर है, इजराइल इस नई स्थिति में अपने सुरक्षा हितों, सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को साधना चाहेगा, खासकर ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। ये पोस्ट सिविल वॉर सीरिया की रियलिटी है। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान भी इस समय गंभीर आंतरिक संकटों और बाहरी दबाव से जूझ रहा है। खबरें हैं कि रिजीम कोलैप्स और पॉपुलर रिवोल्ट का डर बना हुआ है। आंतरिक असंतोष इतना है कि अनडिजायरेबल एलिमेंट्स को हटाने की बात हो रही है। ये अनडिजायरेबल एलिमेंट से क्या मतलब है? मतलब जो भी शासन के खिलाफ हैं या जिन्हें खतरा माना जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए रिटायरमेंट कानून सख्त किए गए हैं। राजनीतिक कैदियों, खासकर पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान PMOEIMK से जुड़े लोगों को डबल डेथ सेंटेंसेस दी जा रही हैं। ये PMOEIMK क्या है? PMOI या MEK ईरान का एक विपक्षी समूह है जो काफी विवादास्पद रहा है। ईरान का मौजूदा शासन इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि इसके समर्थक इसे एक प्रतिरोध आंदोलन कहते हैं। ये काफी पुराना और संगठित ग्रुप है। अच्छा, और बाहरी दबाव वो भी बढ़ रहा है। EU और US के प्रतिबंध लगे हुए हैं। JCPOA यानी परमाणु समझौता, वो तो लगभग खत्म ही है। JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर P5+1 देशों और ईरान के बीच हुआ था। हाँ, वही। और अब यूरोपियन पावर्स स्नैपबैक मैकेनिज्म पर विचार कर रही हैं। ये स्नैपबैक क्या है? स्नैपबैक मैकेनिज्म JCPOA समझौते का ही एक हिस्सा था। इसके तहत अगर ईरान समझौते का उल्लंघन करता है तो समझौते में शामिल कोई भी देश प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के वो सारे पुराने प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे जो समझौते से पहले लगे थे। समझ गया। तो ईरान चौतरफा दबाव में है। बिल्कुल, और ये दमन और अस्थिरता का एक क्लासिक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र बन गया है। बाहरी और आंतरिक दबाव के कारण शासन और ज्यादा दमनकारी, रिप्रेसिव हो रहा है, लेकिन हर दमनकारी कदम इंटरनेशनल कम्युनिटी को और दबाव बनाने का बहाना देता है। शासन अपनी ताकत बचाने के लिए जो कर रहा है, वही उसकी अस्थिरता और वैधता, लेजिटिमेसी को और कम कर रहा है। ये स्थिति ईरान को एक बहुत खतरनाक मोड़ पर ले आई है। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पड़ोस में देखते हैं अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। लगता है कई देश तालिबान शासन के साथ प्रैग्मेटिक कोऑपरेशन, मतलब व्यवहारिक सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। एक कज़ाक कंपनी ने वहां खनन शुरू किया है। रशियन विदेश मंत्री लावरोव ने SCO बैठक के बाद समावेशी सरकार की बात तो दोहराई, पर यह भी माना कि SCO सदस्य तालिबान से द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर रहे हैं।
SCO क्या है? SCO यानी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। इसमें चीन, रूस और मध्य एशियाई देश प्रमुख हैं। अच्छा, और ईरान का हेलमंड रिवर को लेकर पानी के अधिकार का मुद्दा भी गंभीर बना हुआ है। ये क्या विवाद है? हेलमंड नदी अफगानिस्तान से निकलकर ईरान में जाती है। दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक पुरानी संधि है, लेकिन ईरान का आरोप है कि तालिबान शासन उसे उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, खासकर बांधों के कारण। ये एक बड़ा तनाव का बिंदु है। समझ गया। उधर बांग्लादेश में इलेक्शन कमीशन ने संसदीय क्षेत्रों के डीलिमिटेशन परिसीमन के लिए 7 मेंबर तकनीकी समिति बनाई है। ये शायद अगले चुनावों की तैयारी है। डीलिमिटेशन क्यों जरूरी होता है? डीलिमिटेशन या परिसीमन का मतलब होता है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। ये आबादी में बदलाव के आधार पर किया जाता है ताकि हर सीट का प्रतिनिधित्व लगभग बराबर रहे। ये 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत के लिए जरूरी है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है चुनाव से पहले। ठीक है, अब अफगानिस्तान वाले मुद्दे पे वापस आते हैं। रूस और कजाकिस्तान की एक्टिविटीज का क्या मतलब निकालें? देखिए, अफगानिस्तान में रूस और कजाकिस्तान की ये गतिविधियां रीजनल पास के बदलते रुख को दिखाती है। तालिबान को पूरी तरह अलग थलग आइसोलेट करने के बजाय अब व्यवहारिक जुड़ाव, प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट पर जोर है। इसके पीछे आर्थिक हित जैसे माइनिंग और सुरक्षा हित, स्थिरता, आतंकवाद विरोध हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? चेपर जा सकता है, मार्जिनलाइज्ड हो सकता है। भारत को अपने सुरक्षा हितों और अपने मूल्यों, वैल्यूज के बीच संतुलन बनाते हुए एक रास्ता खोजना होगा। ये आसान नहीं होगा। चलिए, अब देश की बात करते हैं। राज्य व्यवस्था और शासन में पहली खबर है शहरी सुधारों से जुड़ी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 पुरस्कार दिए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण तो अब काफी जाना पहचाना नाम हो गया है। जी हाँ, ये शहरों की स्वच्छता रैंकिंग का एक सालाना सर्वे है जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत होता है। और नतीजा? इंदौर फिर से लगातार 8वीं बार, 8th टाइम भारत का सबसे स्वच्छ शहर। क्या बात है! इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी। इंदौर ने वाकई एक मिसाल कायम की है। दूसरे पर सूरत रहा और तीसरे पर नवी मुंबई। इन तीनों को एक नई सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में सम्मानित किया गया। सुपर स्वच्छ लीग। हाँ, ये शायद टॉप परफॉर्मर्स के लिए एक अलग पहचान बनाने की कोशिश है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद टॉप पर रहा, उसके बाद भोपाल और लखनऊ। और बेस्ट गंगा टाउन का खिताब प्रयागराज को मिला और सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड को बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड चुना गया। ये लिस्ट काफी लंबी है, पर ये कुछ प्रमुख विजेता हैं। राष्ट्रपति जी का संदेश क्या था इस मौके पर? उन्होंने सतही सफाई से आगे बढ़कर सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाने पर जोर दिया। मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सर्कुलर इकोनॉमी। उन्होंने पारंपरिक भारतीय जीवन शैली से प्रेरणा लेने, सोर्स सेग्रीगेशन यानी स्रोत पर ही कचरा अलग करना, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मैनेजमेंट और स्कूली छात्रों में स्वच्छता को एक मूल्य, वैल्यू बनाने की बात कही। ये बहुत गहरी बातें हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अब सिर्फ एक रैंकिंग नहीं रह गया है। ये शासन का, गवर्नेंस का एक शक्तिशाली टूल, एक उपकरण बन गया है। इसने शहरों और राज्यों के बीच कम्पेटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को बहुत बढ़ावा दिया है। ये कम्पेटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? कम्पेटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है जब राज्य या शहर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे इस स्वच्छता रैंकिंग में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है जब केंद्र और राज्य मिलकर किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहयोग करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन खुद। ये सर्वे दोनों को प्रमोट करता है। अच्छा। और राष्ट्रपति जी का भाषण मिशन के फिलोसॉफिकल शिफ्ट, एक दार्शनिक बदलाव का संकेत है। अब हार्डवेयर पर उतना जोर नहीं है जैसे सिर्फ शौचालय बनाना या कचरा गाड़ियां खरीदना। अब फोकस सॉफ्टवेयर पर है, यानी सस्टेनेबिलिटी, व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जैसे सर्कुलर इकोनॉमी। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, ये अच्छी एनालॉजी है। हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी और सोर्स सेग्रीगेशन जैसे मुद्दे जो हैं वो सेकंड जनरेशन चैलेंजेस हैं। इनको हल करना ज्यादा कठिन है, पर ये ज्यादा प्रभावी भी होंगे। सर्वे का स्ट्रक्चर भी डेटा ड्रिवन और एडेप्टिव गवर्नेंस का उदाहरण है। सुपर स्वच्छ लीग जैसी नई श्रेणियां बनाना दिखाता है कि सिस्टम इवॉल्व हो रहा है।
ये यूएलबीज के बीच निष्पक्ष तुलना करने और टॉप पर रहने वालों को भी और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अगली खबर टैक्स सिस्टम से जुड़ी है। एक बड़ा सुधार होने की संभावना है। बीजेपी एमपी श्री बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति पार्लियामेंट्री पैनल ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। यह मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 की जगह लेगा। 1961 का एक्ट कितना पुराना है? हाँ, 60 साल से भी ज्यादा पुराना। और इतने सालों में इसमें इतने संशोधन हुए हैं, 65 से ज्यादा बार अमेंड हुआ है, 4000 से ज्यादा बदलाव हुए हैं कि ये बहुत ज्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स हो गया है। और इस जटिलता का नतीजा अनुमान है कि करीब 80,000 करोड़ रुपए 80,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट्स फंसे हुए हैं। 80,000 करोड़। ये बहुत बड़ी रकम है। सोचिए, इतना पैसा लिटिगेशन में फंसा हुआ है। अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो इस नए बिल का मकसद क्या है? क्या टैक्स रेट कम होंगे? नहीं, बिल का मकसद टैक्स दरों या स्लैब्स को बदलना नहीं है। मेन फोकस प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क यानी प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक ढांचे को सुधारने पर है। मुख्य प्रस्ताव क्या है? टैक्स रेट स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं, विवादों का टाइम बाउंड रेजोल्यूशन यानी समयबद्ध समाधान, आय और छूट की स्पष्ट परिभाषाएं, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस यानी अनुपालन को सरल बनाना, और एग्जेम्पशंस डिडक्शंस का रैशनलाइजेशन यानी उनको तर्क संगत बनाना। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, क्लियर डेफिनेशंस, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जेम्पशंस। और लक्ष्य है इसे अप्रैल 1, 2026 से लागू करना। ये बिल पब्लिक पॉलिसी डिजाइन में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये रैडिकल ओवरहॉल यानी आमूलचूल परिवर्तन के बजाय प्रैग्मैटिक रिफॉर्म यानी व्यवहारिक सुधार पर जोर देता है। याद होगा, पहले डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी लाने की कई कोशिशें हुई थीं, पर वो सफल नहीं हो पाईं। शायद इसलिए कि वो ज्यादा डिस्ट्रप्टिव थी, ज्यादा बड़े बदलाव लाना चाहती थी। हाँ, डीटीसी की बात काफी समय से चल रही थी। ये बिल टैक्स दरों को न बदलकर, जो अक्सर सबसे बड़ा विरोध का कारण बनता है, उसको अवॉइड करता है और सिस्टम की प्लम्बिंग ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्लम्बिंग एनालॉजी मतलब अंदरूनी कामकाज सुधारना। हाँ, बिल्कुल। जैसे घर में पानी के पाइप ठीक करना, बाहर से शायद ज्यादा कुछ न दिखे पर अंदर का सिस्टम स्मूथ हो जाता है। यहाँ मतलब है प्रक्रियाओं को, परिभाषाओं को, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को ठीक करना। ये सिर्फ टैक्स लॉ में बदलाव नहीं है, ये एक फंडामेंटल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म है, एक मौलिक शासन और आर्थिक सुधार। लिटिगेशन कम होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा। वो 80,000 करोड़ की राशि अगर मुक्त होती है तो अर्थव्यवस्था में लग सकती है। ये दिखाता है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस सुधारने से कितना बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। अब एक दुखद खबर पे आते हैं। तमिलनाडु के कुड्डलूर में 8 जुलाई को एक पैसेंजर ट्रेन और एक स्कूल वैन की टक्कर हो गई, एक मैन्ड लेवल क्रॉसिंग पर। इस हादसे में 3 बच्चों, 3 चिल्ड्रन की दुखद मौत हो गई। ओह, ये बहुत ही दुखद है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, मतलब उन्होंने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया है। एनएचआरसी क्या है और सुओ मोटो कॉग्निजेंस का क्या मतलब है? एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और प्रमोशन के लिए एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब है कि आयोग किसी शिकायत का इंतजार किए बिना खुद ही किसी मामले की जांच शुरू कर सकता है अगर उसे लगता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अच्छा, तो एनएचआरसी को लगता है कि यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हाँ, उन्हें लगता है कि यह प्रशासनिक विफलता, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का मामला हो सकता है और इससे राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार, जो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है, का उल्लंघन हुआ है। और समस्या की जड़ क्या लगती है? सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये तो बहुत आम समस्या है हमारे सिस्टम में। बिल्कुल। सदर्न रेलवे, जो केंद्र सरकार के अधीन है, ने उस खतरनाक लेवल क्रॉसिंग की जगह एक सुरक्षित अंडरपास बनाने की मंजूरी दे दी थी। प्रोजेक्ट सैंक्शन था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस, जो राज्य सरकार के अधीन है, से जरूरी अनुमति, क्लियरेंस न मिलने के कारण प्रोजेक्ट 1 साल से अटका हुआ था। 1 साल से। 1 साल, और इस देरी की कीमत 3 मासूम जानें हैं। ये अविश्वसनीय है। शुरुआती रिपोर्टों में भी विरोधाभास है। रेलवे ने वैन ड्राइवर को दोषी बताया है, जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे गेटकीपर की लापरवाही थी।
स्थानीय समुदाय ने तो तमिल स्पीकिंग गेटकीपर की मांग भी की है। ये भाषा का मुद्दा भी है। हाँ, शायद कम्युनिकेशन गैप रहा हो। एनएचआरसी ने अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। ये त्रासदी साइलोड गवर्नेंस यानी अलग थलग काम करने वाले शासन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, एक उत्कृष्ट उदाहरण। साइलोड गवर्नेंस। हाँ, जब विभाग या मंत्रालय समन्वय के बना अपने अपने साइलोज में अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं तो ऐसे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। रेलवेज ने समाधान दिया, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी अटकी रही। ये तालमेल की कमी, लैक ऑफ सिनर्जी, एक मौलिक शासन विफलता, फंडामेंटल गवर्नेंस फेलियर है। ऐसी स्थिति में जहां सरकारी निकाय एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हों, एनएचआरसी का हस्तक्षेप, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनएचआरसी एक इम्पार्शियल वॉचडॉग, एक निष्पक्ष निगरानी संस्था की तरह काम करता है जो ब्यूरोक्रेटिक फॉग यानी नौकरशाही की धुंध को हटाकर तथ्य सामने लाने और जवाबदेही तय करने की मांग करता है। ये दिखाता है कि एनएचआरसी जैसी संस्थाएं हमारे लोकतंत्र में प्रशासनिक उदासीनता, एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी पर अंकुश लगाने के लिए कितनी जरूरी हैं। अब सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक अच्छी खबर है, नवाचार से सशक्तिकरण की। आईआईटी मद्रास ने एक स्टार्टअप थ्रिव मोबिलिटी के साथ मिलकर YD1 नाम की व्हीलचेयर लॉन्च की है। ये भारत की सबसे हल्की एक्टिव व्हीलचेयर है। वजन सिर्फ 9 किलो के आसपास है, 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम, ये तो बहुत हल्का है स्टैंडर्ड व्हीलचेयर्स के मुकाबले। हाँ, और ये देश की पहली स्वदेशी प्रिसिजन बिल्ट मोनोट्यूब रिजिड फ्रेम व्हीलचेयर है, YD1। मोनोट्यूब रिजिड फ्रेम, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, पर इसका मतलब है कि ये मजबूत और हल्की होगी। बिल्कुल, इसे एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है। ये यूजर की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज्ड है। 120 किलो 120 किलोग्राम तक वजन सह सकती है और आसानी से कार या ऑटो रिक्शा में आ सकती है। ये पोर्टेबिलिटी वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है डेली यूज के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका उद्देश्य है कि ये महंगी इंपोर्टेड मॉडल्स के मुकाबले बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हो। वाह, ये तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। YD1 का लॉन्च आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक न्याय के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिव्यांगजनों यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की ज़रूरतों को देखने के पारंपरिक वेलफेयर बेस्ड मॉडल यानी कल्याण आधारित मॉडल से हटकर एम्पावरमेंट बेस्ड मॉडल यानी सशक्तिकरण आधारित मॉडल की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। वेलफेयर बेस्ड और एम्पावरमेंट बेस्ड मॉडल में क्या फर्क है? देखिए, वेलफेयर मॉडल में फोकस ज्यादातर सब्सिडी देने या कुछ सुविधाएं मुहैया कराने पर होता है, जबकि एम्पावरमेंट मॉडल में फोकस व्यक्ति को सक्षम बनाने पर होता है, उसे आत्मनिर्भर बनाने पर। YD1 जैसी हाई क्वालिटी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सिर्फ मोबिलिटी नहीं बढ़ाती, बल्कि यूजर की डिग्निटी, इंडिपेंडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारी भी बढ़ाती है। ये है एम्पावरमेंट। समझ गए, ये टेक्नोलॉजी के जरिए एम्पावरमेंट है। हाँ, और इसका डेवलपमेंट मॉडल भी बहुत दिलचस्प है। ये IIT स्टार्टअप सोशल सेक्टर नेक्सस यानी IIT स्टार्टअप सामाजिक क्षेत्र के गठजोड़ का एक शक्तिशाली मॉडल पेश करता है। IIT मद्रास के TTK सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट ने R&D किया, थ्राइव मोबिलिटी ने निर्माण और बाजारीकरण संभाला और लक्ष्य था दिव्यांग समुदाय का सशक्तिकरण। ये कोलैबोरेशन कितना जरूरी है इनोवेशन के लिए? बिल्कुल, ये कोलैबोरेटिव सिनर्जी, ये सहयोगी तालमेल दूसरे क्षेत्रों के लिए भी एक टेम्पलेट, एक खाका हो सकता है, जैसे कम लागत वाले चिकित्सा उपकरण, लो कॉस्ट मेडिकल डिवाइसेस, स्मार्ट कृषि तकनीक या स्वच्छ जल समाधानों के लिए ये मॉडल रेप्लिकेट किया जा सकता है। चलिए अब जनरल स्टडीज पेपर 3 के टॉपिक्स पर आते हैं। शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से। एक बड़ी खबर है कृषि क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट ने एक नई फ्लैगशिप योजना को मंजूरी दी है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना, नाम तो काफी आकर्षक है। हाँ, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र और राज्य मिलकर इसे फाइनेंस करेंगे। ये वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 6 साल 6 इयर्स के लिए लागू होगी। इसका डिजाइन सफल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम से प्रेरित बताया जा रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, हाँ, वो कार्यक्रम काफी सफल रहा है पिछले जिलों के विकास में। ये योजना देश के 100 जिलों 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करेगी। इन जिलों को कैसे चुना गया है? क्राइटेरिया है कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी, कम फसली सघनता, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और खराब ऋण वितरण, पुअर क्रेडिट डिसबर्समेंट। लो प्रोडक्टिविटी,
लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, पुअर क्रेडिट डिसबर्समेंट। मतलब ये उन जिलों पर फोकस करेगी जहां कृषि में सबसे ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। हाँ, और इसे लागू कैसे किया जाएगा? ये कन्वर्जेंस के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब 11 विभागों, 36 मौजूदा योजनाएं, 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स, राज्य की योजनाएं और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को इंटीग्रेट किया जाएगा। 36 योजनाएं, 11 विभाग, 36 schemes across 11 departments। ये तो बहुत एम्बिशियस कन्वर्जेंस प्लान है। अक्सर सरकारी योजनाएं साइलोज में काम करती हैं। बिल्कुल। और प्रगति को कैसे ट्रैक किया जाएगा? इसके लिए 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाला एक डैशबोर्ड बनेगा जिस पर रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। नीति आयोग की भूमिका इसमें मार्गदर्शक मेंटर की होगी। 117 KPIs। रियल टाइम मॉनिटरिंग विद 117 KPIs गाइडेड बाय नीति आयोग। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का कोर प्रिंसिपल है, कंपटीशन और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग। इस योजना के लक्ष्य क्या हैं? उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और किसानों के लिए बेहतर ऋण पहुंच, बेटर क्रेडिट एक्सेस। देखिए, ये योजना भारत की पब्लिक पॉलिसी डिजाइन में एक महत्वपूर्ण विकास है। जैसा आपने कहा, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की सफलता से सीखकर उसे कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में लागू करती है। कृषि क्षेत्र जो अक्सर बिखरी हुई योजनाओं, फ्रैगमेंटेड स्कीम्स और एक समग्र योजना, होलिस्टिक प्लानिंग की कमी से जूझता है, इस तरह के कन्वर्ज्ड अप्रोच के लिए बहुत उपयुक्त है। क्या ये मौजूदा कृषि नीतियों से अलग है? हाँ, ये योजना इनपुट फोकस्ड सब्सिडी रिजीम, इनपुट केंद्रित सब्सिडी व्यवस्था से हटकर आउटकम ओरिएंटेड इंटरवेंशन मॉडल, परिणाम उन्मुख हस्तक्षेप मॉडल की ओर एक संभावित नीति बदलाव, पॉलिसी शिफ्ट का भी संकेत देती है। इनपुट सब्सिडीज की क्या कमियां हैं? देखिए, इनपुट सब्सिडीज जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी या पावर सब्सिडी अक्सर अक्षम होती हैं, उनका लाभ सही किसानों तक नहीं पहुंचता और वो पर्यावरणीय क्षति भी करती हैं, जैसे पानी का अत्यधिक उपयोग या मिट्टी का खराब होना। धन धान्य योजना में जिलों के चयन के मानदंड कम उत्पादकता, कम कर्ज और 117 KPIs की निगरानी रखी जाएगी। ये बताते हैं कि सफलता सिर्फ सब्सिडी बांटने से नहीं, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने, विविधीकरण करने जैसे ठोस परिणामों में सुधार से मापी जाएगी। दिस कुड बी अ गेम चेंजर इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। अर्थव्यवस्था में ही ऊर्जा क्षेत्र और फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद से जुड़ी एक ऐतिहासिक खबर है। असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल ने नामरू बोरहाट कुएं में हाइड्रोकार्बन की खोज की है। इसके बाद असम सरकार कच्चे तेल की सीधी उत्पादक और लाभ कमाने वाली भारत की पहली राज्य सरकार बनने जा रही है। फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्टली प्रोड्यूस एंड प्रॉफिट फ्रॉम क्रूड ऑयल। वाओ, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब तक राज्य सरकारें सिर्फ रॉयल्टी लेती थीं। हाँ बिल्कुल, ये राज्य की पारंपरिक भूमिका से एकदम अलग है। पहले असम को सिर्फ रॉयल्टी मिलती थी, अब राज्य की अपनी PSU, असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड AHECL, उस तेल कुएं में पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट रखेगी। भागीदारी हित? रॉयल्टी से ये कैसे अलग है? रॉयल्टी एक तरह का टैक्स या शुल्क होता है जो संसाधन निकालने पर सरकार को मिलता है, आमतौर पर उत्पादन की मात्रा या मूल्य के आधार पर एक फिक्स्ड परसेंटेज। पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट का मतलब है कि AHECL उस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार होगी, पार्टनर होगी। तो अब कमाई तेल की बिक्री से होने वाले मुनाफे से जुड़ी होगी, न कि फिक्स्ड रॉयल्टी से। एग्जैक्टली, ये हिस्सेदारी लगभग 10% हो सकती है। अब रिस्क भी होगा और रिवॉर्ड भी ज्यादा हो सकता है। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि असम देश के शीर्ष 3 तटवर्ती कच्चा तेल उत्पादकों में से एक है, राजस्थान और गुजरात के बाद। हाँ, असम का इतिहास तेल उत्पादन से जुड़ा रहा है, डिगबोई वगैरह। ये राज्य सरकार की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा लगता है, जिसमें अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में भी इक्विटी हासिल करना शामिल है। असम का ये कदम भारत में रिसोर्स फेडरलिज्म, संसाधन संघवाद में एक नया पैराडाइम, एक नया प्रतिमान स्थापित कर सकता है। रिसोर्स फेडरलिज्म, ये क्या होता है? रिसोर्स फेडरलिज्म का मतलब है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्र और राज्यों के अधिकार और उनसे होने वाली आय के बंटवारे की व्यवस्था कैसी हो। रॉयल्टी मॉडल से इक्विटी पार्टनरशिप मॉडल में जाने से असम अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल हासिल कर रहा है। ये अन्य संसाधन समृद्ध राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रेसिडेंट, एक मिसाल बन सकता है।
वो भी खनन परियोजनाओं में ऐसी भागीदारी की मांग कर सकते हैं। इससे केंद्र राज्य फाइनेंशियल रिलेशंस की डायनामिक्स बदल सकती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन है। और ये राज्य के पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी एक बदलाव का संकेत है। ये ग्रीवेंस पॉलिटिक्स यानी शिकायत की राजनीति से हटकर एंटरप्रेन्योरल गवर्नेंस यानी उद्यमी शासन की ओर एक कदम है। पहले राज्य अक्सर केंद्र से सिर्फ ज्यादा रॉयल्टी या मुआवजे की मांग करते थे। अब असम एक निवेशक की तरह सोच रहा है, जोखिम साझा करके ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। अब पर्यावरण, जैव विविधता और आपदा प्रबंधन पर आते हैं। यहाँ कई छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली, महाराष्ट्र के तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व TATR जो चंद्रपुर जिले में है, उसके आसपास के 20 गांवों में AI आधारित चेतावनी प्रणाली AI बेस्ड वार्निंग सिस्टम लगाई गई है। AI का इस्तेमाल वन्य जीव संरक्षण में ये कैसे काम करेगा? यह सिस्टम कैमरों और AI का उपयोग करके बाघों की आवाजाही को डिटेक्ट करेगा और फिर लाउडस्पीकर से स्थानीय भाषा में अलर्ट जारी करेगा। मकसद है मानव बाघ संघर्ष, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। ये तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज। टैट वैसे सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वनस्पति के लिए जाना जाता है। दूसरी खबर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से। हिमाचल प्रदेश की सेंज घाटी, सेंज वैली में एक दुर्लभ नीले रंग का पक्षी देखा गया है, ग्रैंडाला। साइंटिफिक नेम है ग्रैंडाला कोलीकलर। ग्रैंडाला ये थ्रश फैमिली टर्डिडाई का पक्षी है। दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। IUCN स्टेटस क्या है इसका? IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, मतलब अभी खतरे से बाहर है पर दुर्लभ जरूर है। ग्रैंडाला कोलीकलर। तीसरी खबर थोड़ी चिंताजनक है। आम नीला कबूतर, ब्लू रॉक पिजन, कोलंबा लिविया, जो हमें शहरों में हर जगह दिखता है। हाँ, आम कबूतर। माना जा रहा है कि ये एस्परजिलोसिस नामक फंगल इन्फेक्शन का वाहक हो सकता है, जो इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है। एस्परजिलोसिस ये एस्परजिलस मोल्ड से होता है। ये उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो कबूतर इसे फैला सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है। ये चिंता का विषय है। चौथी खबर प्रदूषण से संबंधित है। महाराष्ट्र की पावना नदी, जो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ से होकर बहती है। हाँ, ये मुला नदी की सहायक है, पश्चिमी घाट से निकलती है। ये नदी शहरी और औद्योगिक प्रदूषण, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स से काफी ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। ये तो पुणे पिंपरी चिंचवड़ इलाके की लाइफलाइन है। इसका प्रदूषित होना गंभीर बात है। इन सब खबरों का क्या विश्लेषण हो सकता है? ये खबरें मानव वन्य जीव संपर्क की जटिल प्रकृति को दर्शाती हैं। TATR में AI का उपयोग सह अस्तित्व के लिए इनोवेशन का एक सकारात्मक उदाहरण है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉन्फ्लिक्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर कबूतर और एस्परजिलोसिस की कहानी एक विरोधी संपर्क दिखाती है, जहां एक आम प्रजाति को खतरा माना जा रहा है। ये बताता है कि हमारी संरक्षण नीति शायद एक समान नहीं है। हम बाघों जैसी फ्लैगशिप स्पीशीज के संरक्षण के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम प्रजातियों को कभी-कभी कीट या रोग वाहक मानकर उनसे डरते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं। हाँ, ये तो है, बाघ बचाओ अभियान है, कबूतर बचाओ नहीं। बिल्कुल। एक समग्र पर्यावरण नीति, होलिस्टिक एनवायरमेंटल पॉलिसी को इस पूरे स्पेक्ट्रम को एड्रेस करना होगा, कंजर्वेशन से लेकर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और जूनोटिक डिजीजेस तक। और पावना नदी का प्रदूषण अर्बनाइजेशन के एनवायरमेंटल कॉस्ट को दिखाता है। अब एक भौगोलिक घटना की बात। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूकंप आया है, इंडोनेशिया के तनिम्बर द्वीप समूह के पास। मैग्नीट्यूड था 6.7 मैग्नीट्यूड। ये तो काफी शक्तिशाली भूकंप है। तनिम्बर आइलैंड्स कहाँ? ये इंडोनेशिया के मालुकू प्रांत में एक द्वीप समूह है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। अच्छा, भारत पर तो इसका कोई तत्काल असर नहीं होगा शायद? नहीं, तत्काल कोई बड़ा असर नहीं है, लेकिन ये जगह आपदा प्रबंधन के नजरिए से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। ये भूकंप दूर होते हुए भी हमें भारत के पूर्वी तट, ईस्टर्न सीबोर्ड और खासकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की भूकंपीय भेद्यता, साइज्मिक वल्नरेबिलिटी की याद दिलाता है। ये पूरा क्षेत्र साइज्मिकली बहुत एक्टिव है। ये टेनिबार आइलैंड्स पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है और ये इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट की सीमा के भी करीब है। वही क्षेत्र जहां 2004 की विनाशकारी सुनामी आई थी।
जी हाँ, बिल्कुल। 2004 की सुनामी इसी प्लेट बाउंड्री पर आए बड़े भूकंप का नतीजा थी। ऐसी कोई भी घटना इस क्षेत्र में जमा हो रहे इमेंस टेक्टोनिक स्ट्रेसेस यानी भारी विवर्तनिक तनाव का संकेत है। ये भारत के सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, उसके निरंतर रखरखाव और उन्नयन की महत्ता को रेखांकित करता है। हाँ, वो सिस्टम 2004 के बाद ही स्थापित किया गया था। बिल्कुल। और साथ ही ये तटीय समुदायों के लिए नियमित मॉक ड्रिल्स और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बिल्डिंग कोड्स के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर भी जोर देता है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। अब आते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर। रक्षा में आत्मनिर्भरता पर सेना के शीर्ष नेतृत्व से एक कड़ा संदेश आया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा है कि भारत पुराने हथियारों से आधुनिक युद्ध नहीं जीत सकता। ऑपरेशन सिंदूर ये क्या था? ऑपरेशन सिंदूर 1987 में श्रीलंका में LTTE के खिलाफ भारतीय शांति सेना IPKF द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पवन का एक हिस्सा था, खासकर जाफना में। शायद CDS उस दौर के अनुभवों का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, तो CDS ने कहा कि आउटडेटेड वेपनरी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने लेगेसी सिस्टम्स को स्वदेशी, भविष्य के लिए तैयार तकनीक, इंडिजिनस, फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी से बदलने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। और जमीनी स्तर पर स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक की यूजर ट्रायल्स भी चल रहे हैं। जोरावर लाइट टैंक। CDS का ये बयान सिर्फ खरीदो प्रोक्योरमेंट या आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की सामान्य बात नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर एक गहरे सैद्धांतिक बदलाव और डॉक्ट्रिनल शिफ्ट का संकेत है। पुराने हथियारों को आधुनिक युद्ध जीतने में अक्षम बताना और स्वदेशी समाधान पर जोर देना, ये दिखाता है कि फ्यूचर वॉरफेयर को टेक्नोलॉजी ड्रिवन माना जा रहा है। और आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? देखिए, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये गंभीर रणनीतिक भेद्यता है। संघर्ष के समय सप्लाई चेन्स बाधित हो सकती हैं, स्पेयर पार्ट्स मिलने बंद हो सकते हैं या राजनीतिक दबाव आ सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए CDS का बयान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ एक औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लक्ष्य से बढ़ाकर एक मुख्य सैन्य रणनीतिक अनिवार्यता, कोर मिलिट्री स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव बना देता है। यह दिखाता है कि शीर्ष सैन्य नेतृत्व अब तकनीकी संप्रभुता, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का एक अभिन्न अंग मान रहा है। जोरावर टैंक जैसे स्वदेशी सिस्टम इसी सिद्धांत का मूर्त रूप है, कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन है। चलिए अब जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो प्रीलिम्स के नजरिए से उपयोगी हो सकते हैं। पार्ट D, प्रीलिम्स पॉइंटर्स। बिल्कुल, क्विक फैक्ट्स। पहला, इंपॉर्टेंट डेज। आज जुलाई 17 जुलाई है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ये रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वर्षगांठ है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जुलाई 17। रोम स्टैट्यूट और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट याद रखने लायक है। अवार्ड्स। दीपिका, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड हैं, उन्हें पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 मिला है। FIH हॉकी प्रो लीग में एक शानदार गोल के लिए। दीपिका। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। खेल से जुड़े अवार्ड्स भी पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। वो नीला पक्षी ग्रैंडाला, ये थ्रश फैमिली ट्यूडीडे का है। साइंटिफिक नेम ग्रैंडाला कोएलिकाला, हिमाचल में देखा गया। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न। ग्रैंडाला कोएलिकाला लीस्ट कंसर्न। पवना रिवर महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट से निकलती है, पुणे पिंपरी चिंचवड़ से बहती है और मूला नदी की सहायक है। प्रदूषित पाई गई है। पवाना रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ मूला रिवर। तादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र में है। साउदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वनस्पति। यहाँ AI आधारित चेतावनी प्रणाली है। TATR महाराष्ट्र, AI सिस्टम फॉर कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। एस्परजिलोसिस, ये एस्परजिलस मोल्ड से होने वाला संक्रमण है। नीले कबूतर इसके वाहक माने जा रहे हैं। एस्परजिलोसिस फंगल इन्फेक्शन लिंक्ड टू पिजन्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। YED-1 व्हील चेयर, भारत की सबसे हल्की एक्टिव व्हील चेयर, IIT मद्रास और थ्राइव मोबिलिटी ने विकसित की है। मोनोट्यूब, रिजिड फ्रेम, एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल, 9 किलो। YED-1 लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर, IIT मद्रास। जैवलिन मिसाइल, ये एक अमेरिकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है। इसे रैथियन और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर विकसित किया है। जेवलिन मिसाइल, यूएस ओरिजिन एंटी टैंक। इंस्टीट्यूशंस एंड HQ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नेदरलैंड्स में। करेक्ट। ICC हेडक्वार्टर्स द हेग। ज्योग्राफी तानिबार आइलैंड्स। ये इंडोनेशिया के मलुकू प्रांत में है। यहाँ हाल ही में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। तानिबार आइलैंड, इंडोनेशिया अर्थक्वेक जोन। स्कीम्स एंड कमिटीज। इनकम टैक्स बिल 2025 पर जो संसदीय पैनल बना, उसके प्रमुख कौन थे? श्री बाइजेंत पांडा। सही, बाइजेन पांडे कमेटी ऑन इनकम टैक्स बिल। और नई कृषि योजना का नाम? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ये कृषि केंद्रित योजना है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम से प्रेरित है। PM धन धान्य कृषि योजना, कन्वर्जेंस मॉडल, 100 डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, अब आज की चर्चा के आधार पर मेंस के लिए एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पार्टी मेंस मैराथन। ये प्रश्न GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ा हो सकता है। प्रश्न है, The recent threat of secondary sanctions by NATO presents a critical test for India's policy of strategic autonomy. In this context, analyze the challenges and opportunities for Indian foreign policy in navigating the complex relationship between its long-standing partners and its growing economic interests. What diplomatic and economic strategies should India employ to safeguard its sovereignty while minimizing adverse impacts? 250 words, 15 marks. प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। नेटो द्वारा सेकेंडरी सैंक्शंस की हालिया धमकी भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नीति के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा प्रस्तुत करती हैं। इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति के समक्ष अपने लंबे समय से चले आ रहे पार्टनर्स और बढ़ते आर्थिक हितों के बीच जटिल संबंधों को साधने में चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करें। भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कौन सी कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियां अपनानी चाहिए? 250 शब्द, 15 अंक। इस उत्तर में फोकस किस पर होना चाहिए? देखिए, इसमें आपको सेकेंडरी सैंक्शंस के मतलब और प्रभाव को समझाना होगा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर क्या दबाव है उसे बताना होगा। भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे यूरोपियन हिपोक्रेसी को उजागर करना, इसका विश्लेषण करना होगा। और आखिर में कुछ संभावित कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियां, डिप्लोमैटिक एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज सुझानी होंगी जिनसे भारत अपने हित साध सके। बिल्कुल, स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रैटेजीज, कंक्लूजन। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु, की टेकअवेज क्या रहे, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले नेटो की चेतावनी और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा, ये एक बड़ा मुद्दा उभरा है। पश्चिम एशिया में इजराइल सीरिया संघर्ष और ईरान के आंतरिक और भारी दबाव क्षेत्रीय अस्थिरता को दर्शाते हैं। पड़ोस में अफगानिस्तान में व्यावहारिक जुड़ाव की तरफ बढ़ते कदम और बांग्लादेश में चुनाव संबंधी सामान्य प्रक्रियाएं। देश में स्वच्छ सर्वेक्षण ने शहरी शासन में सुधार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। फोकस अब सस्टेनेबिलिटी पर है। नया इनकम टैक्स बिल प्रक्रियात्मक सुधारों के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। कडलूर त्रासदी ने साइलोड गवर्नेंस की खामियों और NHRC की भूमिका को उजागर किया है। सामाजिक न्याय में YD वाइन व्हीलचेयर जैसे नवाचार, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एम्पावरमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। अर्थव्यवस्था में PM धन धान्य योजना कृषि नीति में आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच की ओर एक कदम है। और असम का तेल उत्पादन में सीधा उतरना रिसोर्स फेडरलिज्म में एक नया अध्याय लिख सकता है। पर्यावरण में AI का संरक्षण में उपयोग सकारात्मक है, पर प्रदूषण और मानव वन्यजीव संपर्क की चुनौतियां बनी हुई हैं। इंडो पैसिफिक टेक्टोनिक्स हमें आपदा तैयारी की याद दिलाते हैं। और अंत में रक्षा में आत्मनिर्भरता अब एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गई है। बिल्कुल, आज का विश्लेषण काफी विस्तृत था और ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए भी हैं। इन मुद्दों की गहराई को समझना UPSC की तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। ये न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जागरूक नागरिक और भविष्य के प्रशासक के रूप में हमारी समझ को भी विकसित करते हैं। हाँ, इंटरकनेक्टेडनेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई बिंदु स्पष्ट ना हुआ हो तो इसे दोबारा जरूर सुनें। रेपिटेशन इज की फॉर रिटेंशन। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो घंटी है नोटिफिकेशन बेल उसे भी दबा दें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस न करें। आपका एंगेजमेंट हमें मोटिवेट करता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने और आपके लिए ऐसी ही क्वालिटी एनालिसिस लाने में बहुत मदद करेगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद। जय हिंद।